हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल @मेडिकल नॉलेज 111 में। मैं मुकेश कुमार आज आपसे बात करूंगा अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या है, इसके क्या लक्षण हैं तथा इसके क्या उपचार है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहे। अस्थमा अस्थमा एक क्रोनिक डिजीज है जो कि जड़ से नहीं जाती है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक तरह से कहना तो अस्थमा एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें हमारी सांस की नली में स्वेलिंग आ जाती है और वे सिकुड़ जाती है, जिससे हमारे को सांस लेने में बहुत ही मुश्किल हो जाती है और हमें ऐसा लगता है जैसे कि सांस चढ़ रहा हो। तो चलिए जानते हैं अस्थमा के लक्षणों के बारे में। तो सबसे कॉमन जो सिम्टम्स अर्थात लक्षण है वो है चेस्ट में टाइटनेस लगता। ऐसा लगता है ना जैसे हमारा चेस्ट जकड़ गया हो, जकड़न सा फील होने लगता है, बहुत जकड़ा जकड़ा सा। इसके साथ ही आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है जिसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ ही हमारे चेस्ट में से एक सांस आए की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है तथा इसके साथ ही और जो लक्षण है उसमें खांसी आती है, बेचैनी आता है, चेस्ट में पेन होता है। अब हम जानते हैं इसके कारण क्या होते हैं। इसके कारण अर्थात कॉज, इसके जो कॉज है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जिसमें केमिकल फ्यूम्स एंड डस्ट वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं तो भी इसके कारण अस्थमा हो सकती है। दूसरी जो कारण है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, जैसे कि बढ़ती हुई पॉल्यूशन के कारण भी अस्थमा हो सकती है। तीसरी जो कारण है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली में अस्थमा जो है ना वो फैमिली में चलती आती है जिसे जेनेटिक डिजीज भी मानी जाती है। इसके साथ साथ मौसम में परिवर्तन होता है तो भी अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इसके अलावा पोलन ग्रेन, चेंज ऑफ टेम्परेचर, फूड इत्यादि के कारण भी अस्थमा हो सकती है। इसी तरह से हमारे कुछ व्यूअर्स की हमारे पिछली वीडियो में कमेंट है कि सर मैं 23 इयर्स की हूँ, मुझे अस्थमा है, मैं इन्हेलर भी ले रही हूँ, फिर भी ठंड के मौसम में ज़्यादा हो जाती है, क्यों, क्या करूँ? तो मैं उनको बता दूं कि मौसम में परिवर्तन के कारण अस्थमा अक्सर बढ़ जाती है। तो क्या करना है इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में। जो सबसे पहले कॉमन टेस्ट है वो पीएफटी टेस्ट है जिसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। दूसरा मेडिकल हिस्ट्री। तीसरा जो टेस्ट है वो चेस्ट एक्सरे। इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं जिसमें सीरम आईजीई, इस्नोफिल, एस्परजिलस फ्यूमिगेटिव आईजीई भी देख सकते हैं। जो ये बढ़ा है या नॉर्मल है, अगर बढ़ा है तो आपको अस्थमा होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके जो सबसे प्रमुख ट्रीटमेंट है वे है इन्हेलर। अब हम बात करते हैं इन्हेलर के कुछ ब्रांड्स नेम के बारे में। तो इसके कुछ ब्रांड नेम है आस्थालिन, बुडेट्रोल 200, बुडेट्रोल 400, फोराकॉट 200 mg, फोराकॉट 400 mg, डियोलिन, सेरोफ्लू इत्यादि। तो अब इसके अलावा जो हम बात करते हैं ना वो हम देखते हैं इसके साथ साथ जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो मौसम में जब प्रॉब्लम होगी तो उस समय में आपको इन्हेलर के साथ साथ मॉन्टुलोकास्ट, लिवोसिट्रिजिन, हाइड्रोक्लोराइड की कॉम्बिनेशन की दवा लेनी चाहिए, जिसका कुछ प्रमुख ब्रांड नेम है मोन्टेर एलसी, डेस्कास्ट, मोन्टेक एलसी इत्यादि। अगर
आपको इन दोनों दवाइयों लेने से भी रिलीफ नहीं हो रही है तो इसके साथ आप डेरिफालिन 150 mg या 300 mg अपने वेट के अनुसार से ले सकते हैं। लेकिन इन सभी दवाइयों को यूज करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें ताकि पता चल सके जो आपको रियली अस्थमा बढ़ा है या कोई और भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अस्थमा के प्रिवेंशन अर्थात बचाव के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट प्रिवेंशन है, अपने मेडिसिन को रेगुलर ले। दूसरी जो प्रिवेंशन है उसमें अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसे छोड़ दें, अवॉइड कर दें। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अस्थमा में जब भी मौसम बदलती है तो आप सचेत रहें ताकि ना बढ़े। चौथी जो प्रिवेंशन है वह है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने वेट को मेंटेन रखें, अपने बॉडी को हमेशा एक्टिव रखें ताकि वो प्रॉपर तरीके से कार्य कर सके। अब हम बात करेंगे अस्थमा पेशेंट के डाइट के बारे में। तो अस्थमा पेशेंट को फास्ट फूड अर्थात बाहरी चीज़ों को खाने से अवॉइड करना चाहिए और उन्हें कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए जिससे कि विटामिन एंड मिनरल्स प्राप्त हो सके। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं कि अगर आपके बच्चे को इनमें से कोई सिम्टम्स दिखे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कंफर्म करें कि आपको अस्थमा है भी या नहीं। तो आपको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा और उन डॉक्टर से दिखा करके कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपको अस्थमा है या फिर बगैर अस्थमा की पता चले हुए ही दवा ले रहे हैं। अगर अस्थमा रियली में आपके बच्चे को है तो डॉक्टर के एडवाइस से रेगुलर मेडिसिन का सेवन करें। और अगली बात रही दोस्तों जो अस्थमा में अक्सर पूछे जाने वाली कुछ सवालों हैं जिनका भी जवाब मैं अभी दे दे रहा हूँ। तो अस्थमा में अक्सर पूछी जाती है क्या अस्थमा में स्टेरॉइड दवा लेना सुरक्षित है। तो इसका आंसर है जी बिल्कुल सेफ है, क्योंकि स्टेरॉइड ही एक ऐसा हथियार है जो कि अस्थमा को ट्रीट करता है। लेकिन बात है कि कब कितनी और कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से स्टेरॉइड लेते हैं तो इनहेलर के फॉर्म में होती है जिसमें बहुत कम मात्रा में स्टेरॉइड पाई जाती है। दूसरी जो क्वेश्चन है क्या अस्थमा का रेगुलर यूज करने वाला मेडिसिन इनअफेक्टिव बना देती है। तो इसका आंसर है जी बिल्कुल बना सकती है, लेकिन उसका कुछ अलग केस है। तो वो भी मैं बता दूं। देखिए अस्थमा के दो ही मेजर ड्रग की सॉल्ट यूज होती है जिसमें एक है स्टेरॉइड तथा दूसरा है ब्रोंकोडायलेटर्स। तो पिछली स्टडी में पाया गया है कि जब लोग केवल ब्रोंकोडायलेटर बार बार यूज करते हैं तो उसमें कुछ इनअफेक्टिव होने की चांसेस ज़्यादा ही रहती है। लेकिन अगर आप मेंटेनेंस थेरेपी ले रहे हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक चलाई जाती है उसमें स्टेरॉइड के साथ ब्रोंकोडायलेटर यूज करते हैं जिसको डॉक्टर लिखते हैं, तो वे अगर लेते हैं तो इफेक्टिवनेस हमेशा बनी रहती है। बात रही कि जो भी हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वे अंडर सुपरविजन, अगर डॉक्टर के सुपरविजन में इसे लेते हैं तो लॉन्ग टाइम लेने के बाद भी इनअफेक्टिवनेस नहीं होती है ड्रग। तीसरी जो क्वेश्चन है क्या प्रत्येक अस्थमा पेशेंट को कोल्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। तो इसका आंसर है जी बिल्कुल नहीं। प्रत्येक अस्थमा पेशेंट को कोल्ड से प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी किसी को ही कोल्ड से प्रॉब्लम होती है। और अस्थमा पेशेंट के हर एक पेशेंट का अपना अलग अलग ट्रिगर होता है।
जिस किसी को गर्मी की वजह से बढ़ जाती है, तो किसी के ठंड की वजह से बढ़ जाती है, तो किसी को पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाती है। तो इसलिए हर एक पेशेंट को अपना अपना ट्रिगर को देखते हुए यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो में हमने अस्थमा के बारे में जो डिस्कस की वो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और थैंक्स फॉर वाचिंग।